गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका पार्ट नंबर 4 लेकर के आया हूं। तो शुरू करते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर के समझाइए। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो इसके बारे में समझना है कैसे होता है। तो इसमें दे रखा है कि जब एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 के कुछ कण डाल देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो अब इसके बारे में समझते हैं। हमने क्या लिया, एक पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ना, थोड़ा सा केमिकल कंपाउंड ले लिया और इस एक बीकर में हमने क्या भर लिया, जल भर लिया। और जल जो है ना एक पदार्थ है, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो इसमें हमने क्या, पोटेशियम परमैंगनेट की थोड़ी सी मात्रा इसमें डाल दी। ठीक है, KMnO4 इसमें जब डाल दिया तो देखा कि इसमें छोटे छोटे जो कणों के रूप में जो जल बना होता है उसमें KMnO4 क्या है, धीरे धीरे मिल जाता है। यानी कि जो जल होता है उन कणों से मिलकर के बना होता है, और कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली जगह होती है। तो वहां पर जाकर के KMnO4 छोटे छोटे कणों के रूप में जाकर के मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो ये क्या है, पानी का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। यानी कि जिस बर्तन में हम गैस रखते हैं उस बर्तन को पूरी तरीके से क्यों भर देती है, ये आपको कारण इसमें बताना है। आप जैसे जानते हैं कि जल है, एक जल ले लीजिए, ठीक है। जल का बहने का गुण जो है ना गैस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। और यूँ कहा जाए गैस के बहने का गुण जो है ना जल की तुलना में अधिक होता है। गैस बहुत तेजी से बहती है और जल क्या है, बहुत धीरे मतलब धीमी गति से बहता है। तो जिसे बहने को हम बोलते हैं संपीड्यता। क्या बोलते हैं, संपीड्यता बोलते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं, दे रखा है द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है उस बर्तन में बहुत तेजी से स्थान घेर लेती है, अर्थात बर्तन को पूरी तरह भर देती है। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है या होती है, जो भी है। तो इसमें दे रखा है वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों की कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इसी तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगती है और शीतलता आ जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। क्या होता है, CO2, ऐसे याद रखना है। तो CO2 होता है जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM हो। एटमॉस्फेयर को हम ATM भी कहते हैं, याद रखना है, शॉर्टकट में ATM। ठीक है, यानी कि वायुमंडल के द्वारा किसी वस्तु की छोटी सी इकाई पर लगने वाला क्या है, दाब, क्या कहलाता है, ATM कहलाता है। तो आगे चलते हैं। तो ठोस कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो ठोस कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यानी कि यही कारण है कि
ठोस जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला दे रखा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन किससे कहते हैं? इसका आंसर दे रखा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिसे हम गर्म करने पर यानी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में या गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है, यानी द्रव अवस्था से परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। यानी नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या फिर कोई अन्य गैस होती है। यानी हीलियम के अलावा फ्लोरोसेंट ट्यूब जो आती है उसमें कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है, या फिर उसके अंदर अन्य गैस भी होती है और भी अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो इतना याद रखना है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी कि अवशोषित हो जाती है। जो वह बल्ब में गैस पाई जाती है वो क्या हो जाती है? आयनित हो जाती है, यानी कि अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है। जब वह गैस अवशोषित हो जाती है तो वह बल्ब के अंदर क्या है? एक चमकीला पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने बल्ब ले लिया, एक बल्ब ले लिया, उसमें हीलियम गैस भरी। क्या? हीलियम गैस मैंने भर दी। अब जब हम बल्ब को जलाते हैं तो हीलियम गैस क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। जब ये अवशोषित हो जाती है तो उसमें क्या है? एक चमकीला पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इतना याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की यानी जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको कमेंट ये करना है कि जिंक का Zn यानी कि जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? ठीक है, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसके पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? परमाणु का सबसे पहले सिद्धांत डाल्टन जी ने प्रस्तुत किया था, याद रखना है। और इसके पहले एक प्रश्न मैंने ये भी किया था, मरकरी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये भी याद रखना, मरकरी का परमाणु क्रमांक 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। क्लियर है ना? तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।